के जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला अस्पताल में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर अंशुमान, मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी, ये जो अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि आखिर दूसरी लहर में जो ये तबाही मची उसके पीछे की वजह ये डेल्टा वेरिएंट, कितना खतरनाक और कितना संक्रामक? जब ये डिटेक्शन हुआ था और इस वेरिएंट की गुंजाइश लग रही थी, जिसमें इसको टेक्निकली हमने नाम दिया था वेरिएंट 617, उसका 0.2 वर्जन डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना गया। उस समय ये पता चल गया था स्पाइक इससे संक्रामक क्षमता ज्यादा है, लेकिन बाद में देखा गया कि मारक क्षमता भी है संक्रामक क्षमता से, जिसका कल जेनोमिक सीक्वेंस की रिपोर्ट भी आ गई और लैंसेट ने इसके फर्दर फाइजर की जो वैक्सीन उनकी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 36। जितने ही संरचना में बदलाव होता जाएगा उतने ही वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है। तो वैक्सीन प्रोसेस की एक में करते क्या है, जैसे आप समझ लीजिए कंप्यूटर का एंटीवायरस होता है, उसमें आपको अपडेट करना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वर्जन अपडेट करते हैं और समय समय उसमें बूस्टर की रिकमेंडेशन आती है। सेम वैक्सीन में भी करना होगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फर्दर म्यूटेशन चल रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो हमारा स्लो है, इसका एक मिला जुला असर ये आएगा कि बहुत सारे ऐसे वेरिएंट निकल के आ जाएंगे जिसमें एग्जिस्टिंग वेरिएंट की प्रोटेक्शन लेवल, प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगी। ये कंसर्न का विषय है। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, अब तो लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, खासतौर से बच्चों को लेकर, क्योंकि फाइजर वैक्सीन को हम बच्चों के लिए जिस तरह से एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, वो वैक्सीन इस वेरिएंट पर कम असरदार है। तो फिर सवाल मन में ये उठ रहा है कि फिर सुरक्षा कैसे होगी, बच्चों को सुरक्षित कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बच्चों की सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इधर जो बच्चे हैं वो लगभग 41% हैं जो 18 साल से छोटे हैं और उनमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लगी है। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जिसे 1.6.1.7.2 कहते हैं हम लोग, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी इसे हम कहते हैं, जिसकी की मारक क्षमता भी ज्यादा है और ट्रांसमिटेबिलिटी भी ज्यादा है। अब इसके अंदर कुछ स्टडीज हुई हैं कि फाइजर वैक्सीन शायद इसके ऊपर कारगर नहीं है, लेकिन अभी भी शोध जारी है, क्योंकि देखिए ये नई नई शोध आ रहे हैं डेली, और डेली जो है हमारे को ये कोरोना वायरस नई नई चीजें सिखाता जा रहा है। लेकिन अभी तक के जितने शोध हुए हैं सबने ये कहा है कि जितने भी वेरिएंट्स अभी तक आए हैं उनके ऊपर वैक्सीन कारगर है। ये जरूर है कुछ वैक्सीन की क्षमता थोड़ी कम होगी, लेकिन कारगर सभी वेरिएंट्स के ऊपर ये वैक्सीन है। फाइजर वैक्सीन के बारे में माना जा रहा है कि इस वेरिएंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एनीवे, कोविशील्ड के ट्रायल्स हो रहे हैं और ट्रायल्स के ड्यूरिंग भी हमारे को पता चलेगा कि इस वायरस के ऊपर कितनी इसकी मारक क्षमता है या कितनी इसके अंदर प्रोटेक्शन है या नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर की शोध चल रहा है। इस वक्त अगर हम चाहें हमारे को सारे आंसर्स मिल जाए, शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो शुरुआती दौर की चीजें आ रही हैं वो ये जरूर आ रही हैं क्या हमारे को वैक्सीन के अंदर भी फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्वाइन फ्लू और फ्लू की जो वैक्सीन है हर साल हम चेंज करते जाते हैं, क्योंकि वेरिएंट्स बदलते जाते हैं। हर साल नई वैक्सीन आती है और वेरिएंट्स के हिसाब से आती है। तो सिमिलरली हमारे को कोविड में भी ये चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि जितनी भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, अभी तक के शोध ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वेरिएंट जो है इससे बिल्कुल रेजिस्टेंट हो गए हैं। अभी तक रेजिस्टेंट नहीं हुए। ये जरूर है कि कुछ वेरिएंट ज्यादा वल्नरेबल वैक्सीन से और कुछ वेरिएंट जो है वो कम वल्नरेबल है। बात आती है बच्चों की। बच्चों की प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है और उसके लिए हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि कोविशील्ड के ट्रायल्स को हम तेज करें। ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो गए हैं 520 बच्चों के ऊपर, एम्स पटना और एम्स दिल्ली में। लेकिन मैं समझता हूं कि इस ट्रायल्स को तेजी से जो है हमारे को समाप्त करना चाहिए और इसके डाटा आने चाहिए। मजबूत और अनुभवी टीम इसमें देखे कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो कारगर है कि नहीं। तो पहले तो ये बड़ी जरूरी है कि हमारी इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो आए, और दूसरा ये भी है कि जो बाहर वैक्सीन जिनको अप्रूवल मिल गया 12 से 18 साल के बीच में, तो वो भी जो है सब आ जाए। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकंड वेव में इतनी ज्यादा तबाही मचाई, ये 50% तक ज्यादा संक्रामक करता है, मतलब ये संक्रमण की इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल अब ये भी लोगों के मन में उठ रहा है, क्योंकि पूछा भी जा रहा है कि फिर कौन सी वैक्सीन, इस वेरिएंट के खिलाफ कौन सी वैक्सीन? उसका बेसिक मॉडल सबका हमारे पास तैयार है ओरिजिनल वायरस के अगेंस्ट, जो SARS-CoV-2 ओरिजिनल स्ट्रेन था।
अभी जो हमें चेंजेस की जरूरत आएगी सिर्फ एफिकेसी बढ़ाने के लिए, जितने वेरिएंट्स आए हैं उसमें एफिकेसी कम हो गई है। इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही कारगर नहीं है, इसकी परसेंटेज कम। यूके वेरिएंट के खिलाफ 50% हो गया था और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये फाइजर वाला 37% प्रोटेक्शन दे रहा है। तो मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस की जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो इसमें अपग्रेड कर लेंगे। कंपनी के पास बेसिक मॉडल तो तैयार है और अपग्रेड करके जितने एक्सपेक्टेड म्यूटेशन अभी तक हैं, खास करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले, सारे म्यूटेशन के अगेंस्ट नहीं करना होता है, उनके अगेंस्ट में जो जो चेंजेस हो कंपनी कर लेती है और टाइम चेंज करना ही पड़ेगा। अगले साल और चेंज करने पड़ेंगे, बूस्टर डोज के रिकमेंडेशन चेंज करने पड़ेंगे। ये वायरल एपिडेमियोलॉजी में ऐसा होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं। ठीक है डॉक्टर रवि, अब बच्चों के वैक्सीनेशन कोविशील्ड भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो ट्रायल में है और मुमकिन है कि इसके जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं सफल होंगे, लेकिन कितना इंतजार अभी हमें और करना पड़ सकता है बच्चों की वैक्सीन के लिए? देखिए, जो कोवैक्सीन के ट्रायल्स अभी शुरू हुए हैं, आमतौर पे ट्रायल्स कम से कम 3 से 4 महीने लेते हैं। डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। मेरा मानना यह है कि जो भी वैक्सीन्स को बाहर मान्यता मिल गई है बच्चों के यूज के लिए, जैसे फाइजर को मिल गई है 12 से 18 साल के बीच में और मॉडर्ना को संभवतः और मेरे ख्याल से हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, तो जो भी वैक्सीन्स को मान्यता मिल गई है उसको तो हम इंपोर्ट करके बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दें, क्योंकि संभवतः अगर हमारे यहाँ पर 4 से 5 महीने के बाद में थर्ड वेव आ गई तो हमारे बच्चे वल्नरेबल रहेंगे। तो सारे बच्चे वल्नरेबल ना रहें तो इसमें बेस्ट तो यही है कि जो रेडी वैक्सीन अवेलेबल उनको इंपोर्ट करके हम बच्चों में लगा दें, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारे ट्रायल्स हैं कोवैक्सीन के तो शुरू हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि कोविशील्ड के भी अब शुरू हो जाने चाहिए और सरकार को जल्दी से उनको भी परमिशन दे देनी चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए कि वो भी अपना ये सब कर लें। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो फिर इसके अंदर काफी अच्छे से ये सब कुछ वैक्सीन जो है हम इसमें लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अंशुमान, जैसे कि आप कह रहे थे कि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी ये अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हो सकता है कि इसके और भी वेरिएंट आए और डेल्टा जो वेरिएंट अपने आप में इतना खतरनाक है, आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट इसके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल वायरस में संरचना का बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस से होगा ही होगा। अब आपको करना क्या है प्रोटेक्शन के लिए, जिससे हम लोग बार बार यही चीज कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत लंबा मत खींचे। जितना लंबा खींचेंगे उतना बैडली म्यूटेटेड वायरस की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि जब आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन इम्यून हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो गई, न वायरस ट्रांसमिट होगा न उसको संरचना बदलने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट अप करके और कम समय में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, यही एक संभावना है। अदरवाइज अभी तक जितने वेरिएंट निकले हैं कोरोना वायरस के, उसमें बैडली म्यूटेटेड वायरस ज्यादा निकले हैं। नॉर्मल फ्लू वायरस में एटीन्यूएट होता था, मतलब मारक क्षमता, संक्रामक क्षमता कम थी। कोरोना वायरस में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। मैक्सिमम केसेज वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले बाद में डेडली ही और इन्फेक्टिव ही निकले हैं। इसलिए ये कंसर्न की जरूरत है और वैक्सीनेशन प्रोसेस को हमें तेज करना चाहिए। यानी कि वैक्सीनेशन में तेजी लाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, कोवैक्सीन के ट्रायल अगर सफल होते हैं तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर में जो ज्यादातर रिसर्च सामने आ रही है वो यही कह रही है कि बच्चों के लिए खतरा बड़ा है। हाँ, कोवैक्सीन के जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो देखिए अगर 3-4 महीने के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बच्चों के लिए एकदम से एक पूरी वैक्सीन का जखीरा खुल जाएगा जो कि हम बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि उसके ट्रायल्स को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितनी रेडी वैक्सीन है वो तो हम वैक्सीनेट करना शुरू करें एंड इन द मीन टाइम ट्रायल्स आ जाएंगे। ट्रायल्स की रिपोर्ट आएगी तो बच्चों को देना शुरू कर देंगे। कोविशील्ड के अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं भारत में, वो भी अभी शुरू हो जाने चाहिए ताकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ट्रायल्स जब साइमल्टेनियसली आ जाएंगे तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी वो हम बच्चों में लगानी शुरू कर देंगे। तो वैक्सीन के ऊपर बच्चों के ऊपर अब तवज्जो देनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वायरस भी समय के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होता जा रहा है और संभवतः जब थर्ड वेव आएगी तो हो सकता है कि वो बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करे, क्योंकि बच्चे हमारे वल्नरेबल होंगे। संभवतः तब तक हमारे जो एडल्ट्स हैं वो सबकी तो काफियों की वैक्सीन हो जाएगी, लेकिन बच्चों की शायद वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी तब तक पूरे रूप से। तो बच्चों की अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो वायरस उसी तरफ मुड़ेगा जहां पर की वल्नरेबल पॉपुलेशन है। वायरस और कहीं नहीं जाएगा, वो केवल उसी को ही अटैक करेगा कि जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, और मोस्टली वो बच्चों की पॉपुलेशन है जिसकी तरफ की वो जाके अटैक करेगा।
ठीक है, यानी कि उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, हमें बचाव सबसे पहले करना है वहां तक पहुंचने से पहले। डॉक्टर अंशुमान, डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन देख ही रहे हैं हम किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी डेल्टा वेरिएंट से खतरा अभी कितना बड़ा है? डेल्टा वेरिएंट की रिपोर्ट फाइजर वाली वैक्सीन के इसमें तो आई है, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि इसमें कोई गिरावट आई है नहीं आई डेल्टा वेरिएंट से। ये जरूर एम्स में अभी रिपोर्ट हुई है, स्टडी की रही है, जिसमें वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अगर संक्रमण हुआ है तो एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। मतलब वैक्सीन प्रोटेक्ट तो कर रहा है आपको, और इसको टेक्निकली समझने की क्यों जरूरत है। अभी जो भी वैक्सीन हम दे रहे हैं अंदर दे रहे हैं, मतलब मांसपेशियों में देकर ब्लड में पहुंचा रहे हैं, तो IgG और IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन G और M प्रतिरोधक क्षमता बनती है जो शरीर के अंदर ब्लड में सर्कुलेट होती है। और थ्रोट सैंपल आप लेते हैं RT-PCR के लिए, जहां प्रोटेक्शन के लिए IgA एंटीबॉडी चाहिए। ये तभी IgA बनेगा जब नेजल स्प्रे वैक्सीन आ जाएगा, जो अभी रिसर्च में है, तब IgA भी बनेगा। तो आपको संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना होगा। हो सकता है वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति संक्रमित हो लेकिन बीमार ना हो या अति गंभीर रूप न ले, जान तो नहीं जाएगी, ये तो है, अनलेस कि उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, स्टेरॉइड ले रहा हो, वो अलग केस हो गया। नॉर्मल व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैक्सीन अभी भी प्रोटेक्टिव है और वैक्सीन के प्रति जागरूक होना है। ओब्वियसली वैक्सीन की किल्लत जरूर चल रही है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले तो जाके वैक्सीनेशन कराएं। इसमें कोई भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ लोग गुमराह हो गए थे और ये शुरू से समझाया भी जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके प्रति लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे और वहीं उसी स्थिति से पहुंचने से पहले ही आपको बचाव करना जरूरी है। डॉक्टर रवि, हम बच्चों के लिए अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन एक हथियार है, क्योंकि वयस्कों में हमने ये कहा और ये समझा भी कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने का। तो फिर बच्चों के मामले में इसे कैसे समझे? क्या है फिलहाल हमारे पास हथियार अपने बच्चों को बचाने के लिए? देखो, बच्चों को बचाने के लिए तो हमारे पास देखिए वही हथियार हैं कि अभी बच्चों को हमारे को संभाल के रखना है। जैसे सरकार ने भी इनकी परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं, 12वीं की 10वीं की। स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। बच्चों को सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में हमें नहीं ले जाना, बाहर नहीं निकालना, प्रोटेक्शन में रखना है। मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 साल के ऊपर के बच्चे को मास्क लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे। और बच्चों को अभी फिलहाल हमारे को घर में ही रखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, जब तक कि बच्चों की पूरी वैक्सीन नहीं लग जाए, जब तक कि इनके शरीर के अंदर पूरी इम्यूनिटी ना बन जाए, तब तक ये बच्चे सब यहीं पे रहेंगे। और सबसे बड़ी एक और भी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर हमारे को ये भी खास ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर अगर हमारे पास कोरोना के सिम्टम आते हैं तो हमें वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के अंदर MIS आजकल बहुत चल रहा है, जो कि जिसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं। तो पेरेंट्स को वो भी जागरूक होकर रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपके बच्चे को कोविड डायग्नोज होता है, 90 से 95% तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोविड डायग्नोज होता है और उसके बाद में बच्चे को शरीर में हाई फीवर आ जाए, रैशेज आ जाए, या हाथों पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाए, या आंख लाल हो जाए, मुंह लाल हो जाए, तो पेरेंट्स को ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि जानलेवा बीमारी हो सकती है जो केवल बच्चों में होती है, कोविड से रिलेटेड, बड़ों में नहीं होती है। तो ये सारी जागरूकता हमें रखनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले तो उन्हें बचा के रखना है, और अगर बीमारी होती है तो इन लक्षणों का ध्यान रखना है, ताकि हम समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच के जो है अपने बच्चों का बचाव कर सकें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बच्चों की वैक्सीन के ऊपर सरकार को युद्ध स्तर के ऊपर, जो कि सरकार ने काफी काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। चाहे उसमें हमें इंपोर्ट करनी पड़े, चाहे हमारे को और वैक्सीन प्लेयर्स को लाना पड़े, लेकिन वैक्सीन का विकल्प जिस तरह से हमने बड़ों को दिया है, इसी तरह का विकल्प जो है हमारे को बच्चों को भी देना बड़ा जरूरी है। और जब तक ये विकल्प नहीं आता तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रखें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इन्फेक्शन बड़ों से ही लेते हैं, तो बड़े भी अपनी वैक्सीनेशन को प्रॉपरली सब लगवा लें, जहां पर भी जो लगे। मैंने देखा अक्सर जो पेशेंट्स, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं, तो अक्सर पेशेंट, अच्छा ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं तो हम वेट करेंगे उस वैक्सीन के लिए। आपको इन तीनों में से जो भी वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इमीडिएटली उसको कीजिए और करने के बाद में उस वैक्सीन को लगवाइए और अपनी प्रोटेक्शन आप कर लीजिए। ये आप जब प्रोटेक्शन करेंगे तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत किसी किस्म की नहीं होगी, जो कि हमारे को कोई भी दिक्कत आए। यानी दोनों विकल्पों पर काम करना होगा। माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना है और दूसरी तरफ इस वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा और तेजी से उस पर काम करना होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था मेरे पास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर अंशुमान